अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह यूईटी के पास से बस वो डिस्कस करेंगे कि वो सवाल जो आपसे यूईटी के पास से पूछे गए। सुनो, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ द transfers vibration of a stretched wire is 1000 millimeter long is 250 hertz. When the wire is shortened to 500 millimeter at the same tension, what is the fundamental frequency? देखो हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स एंड साउंड्स, इनमें हमारे पास एक अदद जो वेव्स का टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडिंग वेव्स। अब स्टैंडिंग वेव्स में हमारे पास जो उनकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है दैट इज v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये उनकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है। साथ ही साथ हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हमें मिलता है वो हमें मिलता है दैट इज एफ इक्वल्स टू 1/12, एफ इक्वल्स टू 1/12 अंडर रूट टी ओवर यू। ये हमारे पास जो है वो इनकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें नजर आता है। और साथ ही साथ हमारे पास इनकी वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला है, वो हमारे पास होता है लैम्डा इक्वल्स टू 2l/n। ये इनकी हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला है। अब f इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट टी ओवर यू में हमारे पास जो t है वो टेंशन है, और u हमारे पास जो है वो लीनियर मास डेंसिटी है। u क्या है? u हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी है। अगर हम ये फॉर्मूला देखें f इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट टी ओवर यू, तो हमें बआसानी एक बात नजर आ रही है कि जो फ्रीक्वेंसी है इसका रिलेशन हमारे पास लेंथ के साथ एक तो इनवर्स है। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ से इस रिलेशन से एक अपना एक फॉर्मूला बना सकता हूँ, और वो फॉर्मूला मेरे पास होगा F1/F2 इक्वल्स टू L2/L1। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए F2, तो मैं F2 को सेपरेट कर लूँ और बाकी सबको मैं सेपरेट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास F2 इक्वल्स टू F1 मल्टीप्लाई बाय L1 अपॉन L2। ठीक है, अगर मैं गौर करूं मेरी पूरी स्टेटमेंट में जो मुझे F1 गिवन है वो मुझे ये गिवन है दैट इज 250 हर्ट्ज, और जो मुझे L1 गिवन है वो ये रहा दैट इज 1000 मिलीमीटर, और जो मुझे L2 गिवन है वो है 500 मिलीमीटर। तो मैं बआसानी यहाँ से जो F2 है वो निकाल सकता हूँ। F1 की जगह मैंने लिख दिया 250 मल्टीप्लाई बाय L1। L1 है मेरे पास 1000 और नीचे है मेरे पास L2, L2 मेरे पास 500 है, तो नीचे आ गया मेरे पास 500। दो जीरो से दो जीरो मेरे पास कट हो जाएंगे, 5 1 5 होता है एंड 5 2 मेरे पास होता है दैट इज 10। तो ये बनेगा मेरे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो 25 का मैंने जो है 250 का मैंने 25 अलग कर लिया और 10 अलग कर लिया, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 मेरे पास 250 हो जाता। तो ये मैंने सेपरेट करके लिखा है। अब मेरे पास जो 25 ये वाला और ये 2 ये आपस में होंगे मल्टीप्लाई, 25 2 से मेरे पास जो होता है वो होता है 50। तो 50 ये रहा और मल्टीप्लाई बाय 10 मेरे पास ये रहा। 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मेरे पास होता है 500। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 500 हर्ट्स, which is option number C is the right answer. Question number 2. Consider two spheres A and B of radii RA and RB, both concentric with point charge Q. If RA is greater than RB, then the total flux is passing through will be. हमारे पास जो फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज फ्लक्स इक्वल्स टू Q अपॉन ई नॉट। यानी कि हमारे पास जो फ्लक्स है ना तो वो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास जो फ्लक्स है वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हमारे पास जो फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे पास जो फ्लक्स है वो हमारे पास परमिटिविटी या मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तीसरी चीज ये जो हमारे पास जो बात है ना ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की है। टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स से मुराद है कि हमारे पास कोई भी सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस से हमारे पास इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एमिट हो रही है, ये उसकी बात है। लेट सपोज कि मेरे पास एक पास के अंदर पूछा गया हुआ एमसीक्यूज है, और पास के अंदर पूछा जाने वाला एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि लेट सपोज मेरे पास ये क्यूब है, ये मेरे पास क्यूब है। ठीक है, अब जो क्यूब है वो मेरे पास 6 फेसेस से मिलकर बनता है। जो मेरे पास क्यूब है वो 6 फेसेस से मिलकर बनता है। तो अगर मैं इस क्यूब के सेंटर में एक चार्ज को इनक्लोज कर दूं, तो मुझे पता है कि इस हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस पूरे क्यूब का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा हमारे पास इस पूरे क्यूब का वो मेरे पास बराबर होगा डेट इज क्यू अपॉन ई नॉट के। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप जो हो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बताओ ओनली वन फेज का, मुझे आप बताओ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वन फेज का, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो आपके पास जो क्यूब है वो 6 फेजेस से मिलकर बनता है, तो आपने सिर्फ डिनोमिनेटर में लिखा ये क्यू अपॉन ई नॉट, तो ऐसे रहेगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक फेज का इलेक्ट्रिकल फ्लक्स चाहिए, तो वन आपने ऊपर लिख दिया, तो आपके पास एक फेज का इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो है वो क्यू अपॉन 6 ई नॉट आएगा। ये माजी के अंदर पूछा जाने वाला मेरा बेटा एमसीक्यूज है, जो कि बहुत सारे बच्चे जो है वो इसको गलत करके आते हैं, तो सही कॉन्सेप्ट हमारे पास ये रहा। ठीक है, सुना, अब आपके पास जो फ्लक्स है ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो
ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो आपके पास है सिर्फ क्वांटिटी ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके पास जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास जो है वो इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर एनी गिवन पार्टिकल इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेट मेजर। हमारे पास हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच, ठीक है, एक तो ये होता है, दूसरा हमारे पास होता है डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एच, ठीक है, दिस इज डेल्टा टी नॉट इज शेयर स्ट्रेस। ये रहा। अब हमारे पास सिचुएशन में ये आती है कि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अगर हम लोग जो बात करें, वो हमें कहता है कि आप एक ही वक्त में जो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम और उसकी आप जो है पोजीशन वो आप नहीं पता लगा सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a tied wire is clamped at 2.2 meter apart. It is plugged near one end. What are the three longest wavelength produced on the vibrating wire? अब आपके पास जो वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला आपके पास है, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू 2l/n। सबसे पहले आप जो हो वो n की जगह पे आप 1 पुट करो, ठीक है, क्योंकि आपको 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। तो यहाँ क्या बन जाएगा 2। आपके पास जो लेंथ है वायर की वो कितनी है 2 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन है, तो आपके पास जो वेवलेंथ आएगी पहली वो कितनी आएगी, वो आएगी 4 मीटर। अगर आपको 3 वेवलेंथ चाहिए तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा टू इक्वल्स टू 12/2, ठीक है। ये टू टू से कट जाएगा क्योंकि एन की जगह हम 2 पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा एल। और आपके पास लेंथ कितनी है, वो आपके पास है 2 मीटर। अब आपको तीसरी वेवलेंथ चाहिए तो आप एन की जगह पे 3 पुट कर लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास लैम्डा 3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2 2 4 होता है यानी कि 4/3। और अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपके पास आंसर आएगा 1.33 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Question number 5. When a metal surface is exposed in light, it may emit photon. The maximum energy of electron depend upon. हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एनर्जी का या फ्रीक्वेंसी का हमारे पास जो रिलेशन है, ठीक है, वो हमारे पास स्ट्रॉबिंग पोटेंशियल के साथ होता है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी जो है वो एमिट इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो, तो अगर हमें उसको मैक्सिमम एनर्जी देनी है तो मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हमारे पास स्ट्रॉबिंग पोटेंशियल बढ़ती है, तो उसको रोकने के लिए हमारे पास उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारे पास एनर्जी बढ़ेगी, और उसको रोकने के लिए हमारे पास उतना ही ज्यादा जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। ओके, सो हमारे पास जो ग्राफ बनता है दैट इज फ्रीक्वेंसी का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का, वो कुछ इस तरीके से बनता है। जितनी ज्यादा हमारे पास जो है वो रेडिएशन की एनर्जी होगी, उसको रोकने के लिए हमारे पास उतना ही ज्यादा जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। ओके, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ वो हम पर डायरेक्ट वो हमारे पास जो ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं उसको रोकने के लिए हमारे पास जो है वो उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। ओके, सो हमारे पास जो एनर्जी है उसका ताल्लुक हमारे फ्रीक्वेंसी से होता है और इन सब से नहीं होता। इंटेंसिटी का मतलब ये है कि आप जो है वो अपकमिंग फोटॉन्स में जो वेवलेंथ है, ठीक है, अपकमिंग वेवलेंथ में आपके पास जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है अगर आप उनको बढ़ा रहे हो तो आपके पास इंटेंसिटी बढ़ती है। बेसिकली इंटेंसिटी आपके पास यही होती है कि किसी भी गिवन वेवलेंथ में जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं अगर आप उनको ऐड कर लो तो वो आपके पास इंटेंसिटी बढ़ती है। ओके, इंटेंसिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, the following graph shows the variation of force F on body with time t. The area under represents. देखो आपके पास द एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ ये आपको बताता है चेंज इन मोमेंटम। द एरिया अंडर फोर्स एंड टाइम ग्राफ आपको बताता है चेंज इन मोमेंटम। एंड सिमिलरली द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वो आपको बताता है वर्क डन। और ये जो वर्क डन है ये आपके पास बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। सो द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो आपको बताता है चेंज इन मोमेंटम, और द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वो आपको बताता है वर्क डन या फिर आपको बताता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अगर हमें मिसाल के तौर पे इसका एरिया पता लगाना था, तो ये आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक ये ट्रायंगल है 1 और एक ट्रायंगल है 2। हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आता है। अगर पहले की हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, अब हमारे पास सिचुएशन ये कि 1/2 ये रहा, लेंथ जो है हमारे पास पहले में आ रही है 2 - 0 मतलब कि 2, और जो ब्रेथ है वो हमारे पास आ रही है दैट इज 20, प्लस हमारे पास दूसरे के अंदर लेंथ आ रही है वो भी हमारे पास आ रही है 2, और जो ब्रेथ आ रही है वो भी हमारे पास आ रही है 20। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं, हमारे पास टोटल एरिया आ जाता है इसका, जो कि हमें मोमेंटम बताता। Question number 7. The person is standing on waning scale in a life going upwards with constant velocity. If the weight of the person under the normal
circumstances W, the weight shown by the weighing scale in the life will be, in the life नहीं, not it is the lift. हमारे पास सिचुएशन ये है, अगर कोई भी जो पर्सन है, अगर वो एलिवेटर के अंदर बंद है, और अगर हमारे पास जो एलिवेटर है वो अपवर्ड जा रहा है, ओके, और अगर हमारे पास जो एलिवेटर है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो एक्सीलरेशन भी मौजूद है, तो हमारे पास जो अनबैलेंस फोर्स होगी उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, दैट इज अनबैलेंस फोर्स इक्वल्स टू टी माइनस डब्ल्यू। ये जब होगा जब हमारे पास जो कोई भी जो लिफ्ट है या एलिवेटर है जब वो अप जाए। अगर हमारे पास एलिवेटर है या कोई लिफ्ट है, अगर वो डाउनवर्ड है, तो हमारे पास अनबैलेंस फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज अनबैलेंस फोर्स इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस का टी। ये हमारे पास डाउन के केस के अंदर है। लेकिन ये जब है जब हमारे पास बॉडी एक्सीलरेट हो रही हो, इसके अंदर हमें साफ वाज़ेह है कि हमारे पास जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके वेट के ऊपर कोई भी फर्क जो है वो नहीं आएगा, वो अपना वेट उतना ही महसूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, the electron in a cathode ray tube area accelerated from a cathode to anode by a potential difference of 2000 volt. If the potential difference is increased to 8000 volt, the electron will arrive at anode will be. हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। सर ये आपने कैसे लिख दिया? देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैं इसके चार्ज की वैल्यू को अलग कर लूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ठीक है, और वर्क डन हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी होता है, चाहिए मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वोल्टेज के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। ओके, यही वजह होती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एक्सीरेज है अगर उसकी वेवलेंथ हमारे पास कम हो तो हम जो वोल्टेज है उसको हम इंक्रीज करते हैं, कोई वोल्टेज इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा रिलेशन, दैट इज के डॉट ई वन अपॉन के डॉट ई टू इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू। अब आपको चाहिए यहाँ से के डॉट ई टू, तो आप इसको सेपरेट कर लो, ये हो जाएगा आपके पास के डॉट ई टू इक्वल्स टू के डॉट ई वन मल्टीप्लाई बाय वी टू अपॉन वी वन। आपके पास जो वी टू है, ठीक है, वो आपके पास है 8000, तो आपने यहाँ लिख दिया 8000। वी वन आपके पास जो है वो है 2000, तो 2000 आपने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय के डॉट ई। तो तीन जीरो से तीन जीरो कट जाएंगे, टू वन जार टू एंड टू फोर जार एट, यानी कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास 4 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, और सोर्स इनिशियली कंटेन एन नॉट न्यूक्लियाई ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड, हाउ मेनी ऑफ दीज न्यूक्लाइड हैव डिकेड आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ 3 हाफ लाइफ। यानी कि आपके पास कोई भी जो गिवन एटम है वो अपनी 3 हाफ लाइफ गुजार चुका है, तो उसके पास नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई कितने रहेंगे, दैट इज एन इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन टू की पावर एन। ठीक है, एन नॉट जो होगा आपके पास एन नॉट होगा, नीचे आपके पास आएगा टू और उसकी पावर एन। अब जो उसने आपको हाफ लाइफ गिवन की हुई है वो गिवन की हुई है 3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू की पावर क्यूब, तो ये आपके पास आ जाएगा एन नॉट अपॉन टू की पावर क्यूब। टू की पावर क्यूब आपके पास 8 के बराबर होता है। टू की पावर क्यूब का मतलब ये है कि आपके पास जो टू है वो 3 बार लिखा जाएगा, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, तो यहाँ पे आपने लिख दिया दैट इज एन इक्वल्स टू एन नॉट ओवर 8। अब कितने आपके पास जो है वो डिके हो गए, तो आपके पास डिके लगाने का आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि कोई भी चीज आपके पास 1 होती है या कोई भी चीज आपके पास 100% होती है, दैट इज 1 माइनस का 1/8। अब इसका एलसीएम ले लो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 आपके पास 8 माइनस 1 आपके पास बन जाएगा 7/8, दैट इज 7 एंड नॉट ओवर 8। ये आपके पास जो है वो इसका राइट आंसर है। तो हाउ मेनी ऑफ दिस न्यूक्लियड हैव डिके आफ्टर अ टाइम, तो आपके पास 7 एंड नॉट अपॉन 8 जो है ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, ये आपको क्या बताता है? देखो आपके पास सिचुएशन ये होती है कि आपके पास एक चार्ज है, अभी जो चार्ज है ये अपनी अतराफ में एक अदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो बना रहा होता है। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कुछ इस तरीके से पढ़ा हुआ होता है कि अगर आपके पास ये चार्ज है वो अपनी विसिनिटी में अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा है और ये आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है, अगर आप इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पे लेके आओगे तो आपको वर्क डन कम करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर आप इसको बी पॉइंट पे लेकर आओगे, एज कम्पेयर टू अगर आप सी पॉइंट पे लेकर आओगे, और एज कम्पेयर टू आप डी पॉइंट पे लेकर आओगे। कहने का मतलब आपके पास ये है कि अगर आपके पास ये टेस्ट चार्ज है, अगर आप इसको ए पॉइंट पे लेकर आओगे तो वर्क डन कम करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बी, यानी कि बी का वर्क डन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए। अगर आप इस टेस्ट चार्ज को सी पर लेकर आओगे तो आपका वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू बी। अगर आप इस टेस्ट चार्ज को डी पे लेकर आओगे तो आपको वर्क डन और ज्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू सी। इसका मतलब ये है कि कोई भी चार्ज अपनी अतराफ में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है, ठीक है, उसका हर एक पॉइंट का जो आपके पास पोटेंशियल होता है वो एक दूसरे से चेंज होता है, और इसी चीज को हम लोग कह रहे होते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट बेसिकली आपके पास ये होता है कोई भी स्केलर फील्ड में
आपके पास हर एक पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड है वो दूसरे पॉइंट से मुख्तलिफ है। तो उसको हम लोग कह रहे होते हैं बेसिकली आपके पास वो क्या है, वो आपके पास ग्रेडियंट है। मिसाल के तौर पे आपके पास कमरा है, कमरे के अंदर आपके पास एसी है। अब आपके पास जो कमरा है उसके हर एक पॉइंट का आपके पास टेम्परेचर है। मान लो उसके हर एक पॉइंट का आपके पास जो टेम्परेचर है वो चेंज आएगा। तो उसको हम लोग कहेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो कोई भी स्केलर फील्ड में हर एक पॉइंट के मैग्नीट्यूड के चेंज होने को बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं ग्रेडियंट। और यही वजह है कि हम लोग जब इलेक्ट्रिकल फील्ड से दूर जा रहे होते हैं, जब हम चार्ज से दूर जा रहे होते हैं, तो आपके पास जो पोटेंशियल पोटेंशियल है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास क्या आता है, डिक्रीमेंट आता है। आप इस मिसाल से भी इसको समझ सकते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो इज द राइट आंसर। जब भी आपको ये ग्राफ और जब भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर भी आता है, इट इज नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ग्रेडियंट। नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ग्रेडियंट का मतलब भी आपके पास ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो चेंज है। ठीक है, जब भी आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ग्रेडियंट का मतलब ये है। ठीक है, तो नेगेटिव इसी वजह से लिया जा रहा है क्योंकि आप जब सोर्स चार से दूर जाते हो तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड है उसके अंदर कमी आती है पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड में। और आपके पास जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। दैट इज वोल्टेज यहाँ पे आता है, और डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे आता है, और ग्राफ आपके पास बनता है हाइपरबोला। और आपके पास इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, इस ग्राफ का आपके पास जो स्लोप होता है वो आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बताता है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट कि वो एमसीक्यू जो कि आपसे यूईटी के पास से प्रश्न पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग लेक्चर। जजाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।